कल मंडे 10 अक्टूबर को जब मार्केट ओपन होगी तो इस हफ्ते मार्केट लगातार 5 दिनों तक 10 से लेके 14 अक्टूबर तक चलती रहेगी। कोई मार्केट में इस बारी छुट्टी नहीं है। तो इन 5 दिनों में हमने एक बार नोट डाउन किए कौन से ऐसे बेसिकली इवेंट्स हैं जो मार्केट की जो डायरेक्शन है उसको ट्रिगर कर सकते हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो डो जोन्स है वो 52 वीक लो के आस-पास चल रहा है। जो ऑयल के प्राइसेज़ हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो लगातार वीकन होता जा रहा है। तो इन सब के चलते और कुछ ना कुछ इवेंट्स इंडिया में भी होने वाले हैं। तो इन सब के चलते हमें देखना है कि भारतीय बाज़ार किस तरह से रिएक्ट करता है। सो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट लर्न इन्वेस्ट। अपनी लर्न इन्वेस्ट की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए इस बार हमने देखा है कि ये जो पर्टिकुलर हमारा क्वार्टर है, बेसिकली हम मंथ की बात कर लेते हैं। जो बेसिकली अक्टूबर का जो मंथ रहता है ये काफ़ी क्रूशियल रहता है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक ऐसा डाटा आता है जो डाटा कि हमें किसी सोशल मीडिया के थ्रू नहीं मिलता, हमें किसी टीवी चैनल के थ्रू नहीं मिलता, हमें किसी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू नहीं मिलता, या हमें किसी और चैनल को जिसको हमने सब्सक्राइब किया उसके थ्रू नहीं मिलता। ये डाटा ऑलमोस्ट जितने भी हैं, मैं कह सकता हूँ करीबन 95 टू 95% और 95 टू 99% ऑफ द इन्वेस्टर के पास एक साथ आता है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं रहता कि ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन डिलेड आई है, तो इसमें हमें तो इसका जितना भी फ़ायदा है नुकसान हुआ था वो ऑलरेडी मार्केट में उसको ऑलरेडी कहीं न कहीं हम कह सकते हैं उसको इनबिल्ट मार्केट ने ऑलरेडी कर दिया है। हाँ, कुछ ना कुछ मार्केट के जितने भी हम कह सकते हैं बिग बेसिकली बिग बुल्स का हो या जितने भी मार्केट के इकोनॉमी या भले इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहीं न कहीं मार्केट के बारे में, कंपनीज़ के बारे में एक अपना-अपना कहीं न कहीं राय देते हैं, जिसके बारे में उनको आइडिया लग जाता है कि कंपनी कैसे करनी है। बट जो एक्चुअल रिज़ल्ट्स हैं, वो जितने भी मैंने इन्वेस्टर की बात करी, इन सबके पास लगभग एक साथ ही आते हैं। तो हाँ, बेसिकली मैं बात कर रहा था कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है एक बहुत कह सकते हैं बहुत का सबसे मेन भूमिका अपनाते हैं जब भी हम बिज़नेसेस के अंदर किसी कंपनीज़ को सेलेक्ट करने की या उसमें कंटिन्यू रहने की या उसे क्या कहते हैं कि उससे बाहर निकलने की हम बात करते हैं अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी में। तो हमें रिजल्ट्स एक बहुत अहम रोल इसमें अदा करते हैं। तो उसी के चलते अक्टूबर में काफ़ी कंपनीज़ के रिज़ल्ट आएँगे। अगर हम बात करते हैं आने वाले वीक की, तो उसमें देख सकते हैं करीबन आपके सामने ही करीबन 50 कंपनी ऐसी होंगी जिसके कि रिज़ल्ट्स आने वाले हैं। उनमें से करीबन मैंने बात कर सकते हैं 11 या से 12 कंपनी हैं जिसको मैंने व्हाइट से हाइलाइट किया है, जिसका कि हम जनरली ज़िक्र करते रहते हैं अपनी वीडियोज़ में। उनमें से भी कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि निफ्टी 50 को भी कहीं न कहीं एक डायरेक्शन देती हैं उनके रिज़ल्ट्स आने के अनुसार। तो हमने क्वार्टर 2 के रिजल्ट पे खास नज़र रखनी है और कोशिश करूँगा कि इनमें से जो कुछ ऐसी कंपनी है जो हमारे भी पोर्टफोलियो में है, उसपे मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊँ जब भी इनके रिजल्ट्स आएँगे। तो आइए उसके बाद हम बात करते हैं बेसिकली डोमेस्टिक लेवल पे कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। जो सीपीआई है कंज्यूमर इंडेक्स की बात करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, उसके जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं सितंबर मंथ के लिए वो 12 अक्टूबर को आने वाले हैं, और 12 अक्टूबर को जो इंडस्ट्रियल आउटपुट का डाटा है अगस्त के महीने के लिए वो भी आने वाला है। और थर्ड बात करते हैं अगर डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन की, तो उसका डाटा आने वाला है अक्टूबर 14 तारीख को। तो जितने भी इकोनॉमिक्स है उनका मानना है कि जो इन्फ्लेशन है, जैसे मैंने बात की सीपीआई की, मैंने बात की डब्ल्यूपीआई की, ये बेसिकली एक की ड्राइवर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। वो किस तरह से जो इंटरेस्ट रेट का जो उनको डिसीजन लेना है उसको लेके ये काफ़ी एक मैं कह सकता हूँ की ड्राइवर है, जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के जो आउटकम आता है उनका, कि वो किस तरह से इंटरेस्ट रेट को रखना चाहते हैं, ये बहुत एक अहम उसमें भूमिका अपनाता है। और जो इकोनॉमिस्ट है उनका मानना है कि कहीं न कहीं जो इन्फ्लेशन है वो 7% से अबव ही रह सकता है, जो कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई है उनके जो टारगेट से ऊपर है। बेसिकली आरबीआई है उनका टारगेट है कि 4 प्लस माइनस 2 रहना चाहिए इन्फ्लेशन। इवन जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका मानना है कि जो सीपीआई का जो एस्टीमेट है वो कहीं न कहीं 7.3% रह सकता है ईयर ऑन ईयर। और ना ही सिर्फ आरबीआई, इवन जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो भी खास तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं, ना ही सिर्फ यूएस और चाइना के इन्फ्लेशन फिगर्स को बल्कि इंडिया के सीपीआई के इन्फ्लेशन को भी खास तरीके से मॉनिटर करेंगे, क्योंकि उनको अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है उनका कहीं न कहीं ये एक डाटा एक उनके जो इन्वेस्टमेंट का जो डिसीज़न है उसको एक इनपुट इसके थ्रू मिल सकता है। आगे आने वाले हम
अपनी फर्दर हम बात करेंगे कि आगे चल के कि किस तरह से जो फ़ॉरेन की जो मीटिंग्स हुई थी, हम कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को लेके फेड की, उसका भी जो आउटकम आएगा वो कैसा हमारी मार्केट को एक दिशा दिखा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डो जोन्स की, तो डो जोन्स हम देख सकते हैं ऑलरेडी 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। अगर हम बात करते हैं कि इस ईयर के हाई से, तो इस ईयर का जो उनका हाई था उससे करीबन 21% मार्केट आज की डेट में डो जोन्स चल रहा है। तो उसका जो 52 वीक हाई है वो करीबन 36,962 का है, और हम 52 वीक लो की बात करें वो करीबन 28,715 का है। तो एक अगली एक कह सकते हैं 2 से 3% की एक अच्छी खासी गिरावट मुझे लगता है कि डो जोन्स को 52 वीक लो को भी तोड़ के फर्दर डाउन ले जा सकती है। तो बेसिकली जिस तरह से जो यूएस की मार्केट है, एक लीडिंग मार्केट है, उसमें गिरावट कहीं न कहीं हम कह सकते हैं ओवरऑल सारी वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ के लिए भी एक नेगेटिव संकेत है। उसके बाद हम यूएस की बात करते हैं, यूएस में जो मेन इवेंट्स हैं, उनमें से एक सबसे मेन इवेंट है इन्फ्लेशन का। जो इन्फ्लेशन का जो डाटा है, वो थर्सडे को उनका आने वाला है, और अगर वो दोबारा से एलिवेटेड आता है, तो जो ऑलरेडी इनके जो फ्राइडे को जो उनकी जॉब रिपोर्ट का जो डाटा आया था, उसमें हमने देखा था कि जो उनमें एक रोबस्ट लेबर मार्केट रही है। जो उनका डाटा है उसके हिसाब से जो लेबर मार्केट है वो अभी भी रोबस्ट है। तो फेड को ये और जो कह सकते हैं कठोर कदम उठाने के लिए एक कारण मिल सकता है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि कहीं न कहीं से इन्फ्लेशन और वो कंट्रोल करते हैं। जनरली जब भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं तो जो ग्रोथ है उसमें भी कमज़ोरी आती है, उस वो भी कभी कहीं न कहीं कमज़ोर होता है। लेकिन जिस तरह से लेबर मार्केट स्ट्रॉन्ग है और इन्फ्लेशन के फिगर्स भी अगर थर्सडे को हाई आएँगे, तो कहीं फेड की जो एक मंशा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए तेज़ी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की, वो कायम रह सकती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर ये इन्फ्लेशन के नंबर ज़्यादा आते हैं, तो फेड हो सकता है कि दोबारा से कंसेक्यूटिवली 4th टाइम 75 बेसिस पॉइंट पे हाइक कर सकता है नेक्स्ट महीने, जब उसकी फेड की एक मीटिंग होगी। और ऑलरेडी जिस तरह से हमने रिटेल सेल्स का जो उसका एक डाटा आएगा, वो भी उम्मीद है कि एक अच्छा खासा उनका रिटेल्स का डाटा है, वो भी उसमें एक अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से ऑटो सेल्स का वहाँ का डाटा आया था, उसमें हमें एक रिबाउंड दिखा। तो लग रहा है कि रिटेल सेल्स का जो डाटा है फ्राइडे को, वो भी अच्छा खासा इंक्रीज़ होके आ सकता है। उसके बाद जो यहाँ का कंज्यूमर का जो सेंटीमेंट है, उसके बारे में उनकी एक नज़र रहेगी कि जो इनिशियली उनके जॉबलेस की जो क्लेम्स है और जो होलसेल का जो प्राइस का इन्फ्लेशन है, वो भी कैसा रहता है, इस पर भी उनकी एक नज़र रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो लास्ट टाइम फेड ने 75 बेसिस पॉइंट की जो अपनी हाइक की थी, हाइक तो उन्होंने उस टाइम कर दी थी, लेकिन उस फेड की मीटिंग का जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो अभी आने वाले जो अपना वीक है 10th 12th को आने वाले हैं। उससे हमें पता लगेगा कि जो फर्दर हमें इंसाइट्स मिलेगी कि जो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका क्या व्यू है मार्केट को लेके, और वो इन्फ्लेशन को लेके उनका क्या आउटलुक है, वो फ्यूचर उनका पाथ क्या है इंटरेस्ट रेट को हाइक करने को लेके, उसके बारे में हमें इंसाइट मिल सकती हैं। इवन जो इन्वेस्टर्स हैं, अदर देन जो मीटिंग के एमओएम्स हैं उसको छोड़ के भी इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं कि हो सकता है आने वाले हफ्ते में जो बाकी फेड के ऑफिशियल्स हैं उनसे भी उनको अपने इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ ना कुछ सुनने को मिल सकता है। ऑलरेडी जो पहले फेड के ऑफिसर्स हैं, उनके कमेंट्स के अनुसार उन्होंने इंडिकेट किया था कि फाइनेंशियल मार्केट में कहीं न कहीं एक टर्बुलेंस है, और वो कोई भी ऐसा कदम उठाने से चूकेंगे नहीं, जिससे कि उन्हें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। और जैसे कि उन्होंने एक प्रेफर्ड मेजर ले ही लिया है कि 3 टाइम उन्होंने जो अपना इंटरेस्ट रेट है उसको 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ा 0.75 बेसिस पॉइंट से उन्होंने बढ़ाया था। और जिस तरह से ऑलरेडी इक्विटी मार्केट ऑलरेडी एक बारी हम देख चुके हैं कि हिट हो ही चुकी है यूएस में, और जिस तरह से अगर मॉनेटरी पॉलिसी में फर्दर अगर टाइटनिंग की जाती है, तो हो सकता है कि ये कहीं न कहीं साफ-साफ दर्शा देगा कि इकोनॉमी रिसेशन की ओर नज़र जाती हुई नज़र आ रही है। ऑल्दो इन सबको छोड़कर भी अगर हम बात करते हैं यूएस के कुछ बैंक्स हैं, उनकी भी जो क्वार्टरली कॉर्पोरेट की अर्निंग्स है, उसके भी जो रिजल्ट्स हैं
वो आने वाले हैं। उनमें से कुछ बैंक्स हैं, आई थिंक जेपी मॉर्गन बैंक है, मॉर्गन स्टैनली, इनके भी अर्निंग्स के रिजल्ट आने वाले हैं। आइए उसके बाद हम बात करते हैं रुपी की, ऑयल के प्राइसेस की। रुपी से पहले हम एक बार ऑयल प्राइसेस की बात करते हैं। जिस तरह से ओपेक की जो लास्ट मीटिंग हुई थी, ओपेक की लास्ट मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया था कि जो उनका प्रोडक्शन है वो उसको कम करेंगे, 2 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से वो कम करेंगे। तो उनके इस डिसीजन से लेके जो वहाँ की यूएस की कंपनी है, यूएस की एक मुझे लगता है वेल्थ मैनेजमेंट है, उनका कहना है कि इस कट को लेकर जो प्राइसेस हैं क्रूड ऑयल के, वो 100 बैरल पर डॉलर भी आने वाले क्वार्टर में पहुंच सकते हैं। तो इन सबका ये है कि जो भारत की अभी आरबीआई की जो लास्ट मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह से उन्होंने जो भी इन्फ्लेशन के टारगेट रखे हैं उसका उन्होंने बेस लिया $105 पर बैरल। और अगर इस कट के चलते अगर ये प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस के अगर 105 से ऊपर जाते हैं, तो हो सकता है कि जो इनके इन्फ्लेशन के टारगेट हैं, जो इनका फर्दर जीडीपी के टारगेट्स हैं, उसको भी उन्हें चेंज करना पड़ सकता है। इवन जो मैं बात करते हैं यूएस के जो ट्रेजरी के जो सेक्रेटरी हैं, उनका कहना था कि जिस तरह से इन्होंने कट की बात की है ऑयल प्रोडक्शन में, वो बहुत ही अनवाइज डिसीजन है और अनहेल्पफुल डिसीजन, खास करके ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, और उस ग्लोबल इकोनॉमी में खास करके के लिए उन मार्केट्स के लिए जो कि इमर्जिंग मार्केट्स हैं। और इस तरह से हमें ये भी देखना है कि फर्दर जो हमारा, अगर हम बात करते हैं रुपये की वर्सेस डॉलर, तो ऑलरेडी जो रुपये है करीबन 82.33 पर डॉलर के आसपास चल रहा है। और करीब कह सकते हैं कि लास्ट वीक में ही अराउंड 100 पैसे डेप्रिशिएट हो चुका है। और ऑलरेडी वो आई थिंक ऑल टाइम वो 82.42 को एक बार उसने टच किया था। ऑलरेडी जो वर्ल्ड बैंक है, वो भी जो अपनी इंडिया की ग्रोथ है उसको उसने उसका जो एस्टीमेट है उन्होंने 7.5 से 6.5 तक कर दिया, ये कह के कि ग्लोबल एनवायरनमेंट है वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आता है और नज़र आ रहा है। ऑयल प्राइसेस लगातार गिरते जा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं इंडिया की जो करेंसी है और इंडिया की जो इकोनॉमी है, उस पर कहीं ना कहीं दबाव पड़ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक फर्दर एक यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम में भी कुछ अगले हफ्ते कुछ मेजर इवेंट है। उनमें से एक है कि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड वहाँ की, उसकी जो फाइनेंशियल पॉलिसी की जो कमेटी है, वो पब्लिश करने वाली है मिनट्स ऑफ मीटिंग वेडनेसडे को। हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो वहाँ की बेसिकली जो कमिटी है, उसने एक इमरजेंसी इंटरवेंशन किया था वहाँ की जो बॉन्ड मार्केट है उसको स्टेबलाइज करने के लिए। उसके बाद मतलब कि गवर्नमेंट का जो मिनी बजट था उसके बाद, और उसके जो मिनट्स थे, वो हमें कुछ इंसाइट दे सकते हैं कि जिस तरह से जो वहाँ के पेंशन फंड्स हैं उसमें वो जिस तरह से रिस्क फेस कर रहे हैं और उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। जो हायर मॉर्टगेज के रेट्स हैं वो लगातार हायर और हायर होते जा रहे हैं। अगर वहाँ का जो इकोनॉमिक का जो डाटा है, अगर वो, मैं कह सकते हैं वहाँ इवन एम्प्लॉयमेंट का डाटा भी वहाँ पे बाहर आने वाला है, उनका एम्प्लॉयमेंट का डाटा ट्यूसडे को। तो जो उनका पब्लिश होगा एम्प्लॉयमेंट का डाटा अगस्त के महीने के लिए ट्यूसडे को, वो उसके बाद इमीडिएटली एक दिन बाद आ जाएगा उनका नेक्स्ट वेडनेसडे, मतलब वेडनेसडे को बेसिकली जीडीपी का डाटा। और अगर वहाँ का जो जीडीपी का डाटा है, जो बेसिकली हम कहते हैं इकोनॉमिक डाटा है, अगर वो वीक आता है तो वो फर्दर और प्रेशर बढ़ा सकता है वहाँ की गवर्नमेंट के लिए। जिस तरह से उनके ग्रोथ के प्लान्स हैं लॉन्ग टर्म को, उस पर और प्रेशर आ सकता है। इवन इन सब के चलते वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि वहाँ की जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, उसको जो इंटरेस्ट रेट है वो करीबन एटलीस्ट एक फुल परसेंटेज पॉइंट से हाइक कर देनी चाहिए। जब उनकी नेक्स्ट मंथ नवंबर में उनकी एक मीटिंग होगी, तभी जो वहाँ का जो इन्फ्लेशन है, वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो करीबन 10% के ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तभी वो टैकल हो पाएगा। इवन फर्दर उनका ये कहना है कि ये इन्फ्लेशन जो है वो और बढ़ सकता है, जिस तरह से वहाँ की गवर्नमेंट प्लान करके जो टैक्स वहाँ पे लगते हैं उसमें टैक्स में कटौती करने की बात कर रही है। इससे वहाँ के लोगों को लगता है कि इन्फ्लेशन फर्दर और भी बढ़ सकता है। तो इन सब के बाद हम लास्ट हम बात करते हैं आईपीओ की। आईपीओ जो है, एक आईपीओ तो ऑलरेडी
लास्ट टाइम जिनको अप्लाई करना था लास्ट वीक उसकी अप्लाई की डेट खत्म हो चुकी है, लेकिन आने वाले हफ्ते में एक और आईपीओ आने वाला है जिसका नाम है ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, जो कि बेसिकली एक मार्केट इंटेलिजेंस डाटा प्रोवाइडर की कंपनी है। और जो इसका आईपीओ रहेगा वो करीबन 309 करोड़ रुपए रहेगा। सब्सिडेंट इसका 10 तारीख को ओपन होगा और 12 तारीख को क्लोज हो जाएगा। प्राइस बैंड रहेगा करीबन 75 से 80 रुपए का। तो इसके बारे में हम एक बार देख लेंगे कि किस तरह का ये आईपीओ है अपनी आने वाली वीडियोस में। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट्स ऑफ इंडिया है, उसका जो प्राइस है उसकी लिस्टिंग तो 17 अक्टूबर को होगी, लेकिन आने वाले हफ्ते में हमें पता लग जाएगा कि कौन से लकी वंस हैं जिसको शेयर की अलॉटमेंट हुई है 12 तारीख को, और उनके अकाउंट में शेयर्स भी क्रिएट हो जाएंगे 14 तारीख को। मैंने तो ऑलरेडी इस आईपीओ में अप्लाई कर दिया है, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, डिटेल मैंने उस पर वीडियो बनाई थी। तो देखेंगे कि क्या उन लकी लोगों में से मेरा भी नंबर आता है। तो इस तरह हो सकता है आपको ये वीडियो कहीं न कहीं कुछ न कुछ यूज़फुल रही होगी अपनी स्टॉक मार्केट लर्न इन्वेस्ट की जर्नी को आगे बढ़ाने में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें।